अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 18.7 को। एक्सरसाइज 18.7 में आपका पहला सवाल है द करंट इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट को डिनोट करेंगे आई से। सवाल कह रहा है करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करेंगे वी से। आगे कह रहा है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। इनवर्सली यानी डिनोमिनेटर में लिख देंगे रेजिस्टेंस यानी आर से। द करंट इज यानी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी डिवाइड बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो अपॉन में आर आ गया। अब सबसे पहले आपने प्रोपोर्शनल की साइन हटानी है, इक्वल टू और के लगाना है। इक्वल टू और के आ गया यहाँ पर, वी अपॉन आर एज इट इज आ गया। सबसे पहले आपको के की वैल्यू मालूम करनी है। आर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वी यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो के अकेला हो गया। ठीक है बेटा। देन इसके बाद आपने वैल्यू को पुट करना है। आई आपको दिया हुआ है 6 एम्पेयर, वी दिया हुआ है 220 और जो है आर यानी रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम। वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। आपको जो है वो आई दिया हुआ है 6, वोल्टेज दिया हुआ है यानी 220 और आखिरी चीज है ओम जो कि आपको रेजिस्टेंस जो कि आपको दिया हुआ है 5 ओम। आपने ये वैल्यू पुट करी इक्वेशन में। आर की जगह जो है वो 5 आ जाएगा, आई की जगह 6 आ जाएगा और वी की जगह जो है वो 220 आ जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद आपने क्या किया, सॉल्व करना है इसको। k इज इक्वल टू 5 6 30 अपॉन 220, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू आपके पास आ गई 3/22। क्या आ गई बेटा, 3/22। अब आगे सवाल कह रहा है फाइंड आई मालूम करो। अब जरा ध्यान से देखना बेटा। फाइंड आई मालूम करने का बोल रहे हैं। व्हेन v इज इक्वल टू 180 एंड r इज इक्वल टू 8 ohms। ठीक है बेटा। अब आपको जो है वो आई मालूम करना है, जबकि v और r दिया हुआ है आपको यहाँ पर, तो आपने इक्वेशन यही वाली लिखनी है। आई इज इक्वल टू के वी अपॉन आर। आई एज इट इज आ जाएगा, मालूम करना है, के की जगह आ जाएगा 3/22। ठीक है। और v यानी वोल्टेज दिया हुआ है 180 और r यानी रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको 8 ohms। अब आपने इसको सॉल्व करना है। जब मैंने 3 और 180 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 540। ठीक है बेटा। 540 अपॉन जब मैंने 22 को मल्टीप्लाई किया 8 से, तो मेरे पास आंसर आया 176। इसके बाद दोनों को आपने जो है वो डिवाइड कर देना है। 540 डिवाइडेड बाय 176, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.068। क्या आंसर आ जाएगा बेटा, 3.068। आपके पास जो है 3.068 आंसर आ गया। और आपने मालूम किया है आई यानी करंट मालूम किया है। क्या मालूम किया है, करंट। तो करंट का है जो है यूनिट होता है वो एम्पियर। आई का आंसर आ गया 3.068 एम्पियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर्ड इन फूड कैंडल्स वेरीज इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट सोर्स। सपोज द इंटेंसिटी ऑफ हाई बल्ब इज 0.08 फुट कैंडल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। अब आपको जो है यहाँ पर लाइट इंटेंसिटी और डिस्टेंस दिया हुआ है। अब सवाल पहले स्टार्ट में क्या आ रहा है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर्ड इन फूड कैंडल्स वेरीज इनवर्सली विथ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो जो है हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिनोट किया आई से। ठीक है बेटा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हमने डिनोट किया यहाँ पर आई से डिनोट कर दिया। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। किसके बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना,
द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर इन फूट कैंडल्स वेरियस इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इनवर्सली यानी 1 ऊपर आ गया और नीचे जो है वो डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया। आगे बढ़ते हैं, प्रोपोर्शनल की साइन हटेगी, इक्वल टू और के आ जाएगा। अब के मालूम करना है, डी स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। के अकेला हो गया, डी यहाँ पर मुझे दिया हुआ है 3 मीटर और इंटेंसिटी ऑफ लाइट मुझे दी हुई है 0.08। ऐसा ही है बेटा, 0.08 जो है मुझे इंटेंसिटी ऑफ लाइट दी हुई है, डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है 3 मीटर। तो डी की जगह मैंने 3 का स्क्वायर पुट कर दिया और आई की जगह मैंने 0.08 पुट कर दिया और ये के यहाँ पर एज इट इज आ गया। के इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर निकाला तो 9, 0.08 को फिलहाल एज इट इज लिखा। देन आपने क्या किया, 0.08 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया तो आपके पास जो है वो के की वैल्यू आ गई 0.72। क्या आ गई बेटा, 0.72। अब आगे सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द इंटेंसिटी लेवल एट 8 मीटर डिस्टेंस। अब जो है इंटेंसिटी लेवल मालूम करना है। अब डिस्टेंस चेंज कर दिया, यहाँ पर 3 मीटर था, अब यहाँ पर बोला है 8 मीटर पे बताओ इंटेंसिटी ऑफ लाइट का लेवल क्या होगा। तो आपने ये वाली इक्वेशन लिखे, आई इज इक्वल टू के अपॉन डी स्क्वायर। आपने आई मालूम करना है यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट मालूम करनी है, तो ये एज इट इज रखा है यहाँ पर। आई की जगह आई आ गया, के की जगह आ जाएगा 0.72 अपॉन डिस्टेंस की जगह आ जाएगा 8 का स्क्वायर। आई इज इक्वल टू 0.72, 8 का स्क्वायर निकाला 64। इसके बाद आपने 0.72 को डिवाइड कर दिया 64 से, तो आपके पास आंसर आ गया 0.01125। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ गई आपके पास 0.01125 और इसको डिनोट करेंगे जो है वो इसका यूनिट आएगा फूट कैंडल्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3, द स्ट्रेंथ ऑफ रेक्टेंगल beam can varies directly as the breadth and the depth if a beam 9 cm wide 12 cm deep with support 1200 pound। अब सवाल क्या बोल रहा है, द स्ट्रेंथ है वो रेक्टेंगल की स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रेंथ को एस से डिनोट किया है। सवाल कह रहा है बेटा, द स्ट्रेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल बीम कैन वेरियस डायरेक्टली एज द ब्रेथ एंड द स्क्वायर ऑफ द डेप्थ। जो रेक्टेंगल की स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ब्रेथ के और डेप्थ के स्क्वायर के। ठीक है, यही कह रहा है सवाल, द स्ट्रेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बीम कैन वेरियस डायरेक्टली एज द ब्रेथ एंड द स्क्वायर ऑफ द डेप्थ। सही है बेटा। आगे जो है आपको बीम की वैल्यू दी हुई है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर वाइड, 12 सेंटीमीटर डीप और 1200 जो है वो पाउंड, यानी स्ट्रेंथ आपको दी हुई है 1200, डेप्थ आपको दी हुई है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपको दी हुई है 9 सेंटीमीटर। आपने यहाँ पर सबसे पहले के की वैल्यू मालूम करनी है, प्रोपोर्शनल की साइन हटा दी, इसकी जगह इक्वल टू और के आ गया, बी और डी स्क्वायर एज इट इज आ गया, एस यहीं पर रह गया, बी डी स्क्वायर यहाँ पर के से मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके एस से डिवाइड हो जाएंगे तो बी डी स्क्वायर आ गया, यहाँ पर के अकेला हो गया, के इज इक्वल टू एस की जगह आ जाएगा 1200, बी की जगह आ जाएगा 9 और 12 डी की जगह आ जाएगा 12 का स्क्वायर। इसके बाद सॉल्व किया आपने, के इज इक्वल टू 1200, 9 की जगह 9 आ गया, 12 का स्क्वायर 144 आ गया। देन आपने क्या किया, 144 को मल्टीप्लाई किया 9 से, तो आपके पास आंसर आया 1296। क्या आंसर आ गया बेटा, 1200 डिवाइडेड बाय 1296। देन आपने 1200 को 1296 से डिवाइड करवा दिया तो आपके पास आंसर आ गया 0.926, 0.926। ठीक है बेटा। इसके बाद आगे सवाल क्या कह रहा है, What weight of beam of 12 सेंटीमीटर वाइड एंड 9 सेंटीमीटर डीप विल सपोर्ट। अब आपको जो है वो स्ट्रेंथ मालूम करने का बोल रहा है और आपको जो है वो ब्रेथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर और डेप्थ दी हुई है 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ आपको स्ट्रेंथ मालूम करनी है,
ब्रेथ गिवन है आपको 12 सेंटीमीटर और डेप्थ गिवन है आपको 9 सेंटीमीटर। आपने वही वाली इक्वेशन उठाई, S इज इक्वल्स टू के बी डी स्क्वायर। अब स्ट्रेंथ मालूम करनी है क्योंकि सवाल क्या कह रहा है, what weight a beam of 12 सेंटीमीटर वाइड का मतलब होता है ब्रेथ, तो 12 सेंटीमीटर ब्रेथ दी हुई थी एंड 9 सेंटीमीटर डीप यानी डेप्थ दी हुई थी 9 सेंटीमीटर, और कह रहा था कि बताओ जो है उसका वेट क्या है, यानी उसका जो है वो स्ट्रेंथ क्या है उसकी। आपने ये लिख दी इक्वेशन, S इज इक्वल्स टू के की जगह 0.926, बी की जगह आ जाएगा 12 और डी की जगह आ जाएगा 9 का स्क्वायर। S इज इक्वल्स टू 0.926, 12 एज इट इज आ गया, 9 का स्क्वायर निकालो तो 81 आ गया। इसके बाद आपने जो है वो तीनों को मल्टीप्लाई करा देना है, तो 0.926 को मल्टीप्लाई कराया 12 से, देन मल्टीप्लाई कराया 81 से, तो आपके पास आंसर आ गया 900। क्या आंसर आ गया बेटा? तो यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी? 900। उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इन लेबर कॉस्ट वेरियस जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज। If the cost of 100 worker of 15 days is 9,000, then find the labor cost of 300 worker for 20 days. यहाँ पर आपको लेबर्स कॉस्ट और आपको जो है वो डेज दिए हुए। ये सवाल कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड से होगा, ज़रा ध्यान से पहले समझेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट सॉल्व कैसे होगा बेटा? याद रखना, जब भी जो दो चीज़ें बढ़ेंगी या दो चीज़ें कम होंगी तो आप डायरेक्ट मेथड करोगे, यानी क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे। या जब भी एक चीज़ बढ़ रही होगी और एक चीज़ कम हो रही होगी, या एक कम हो रही होगी दूसरी बढ़ रही होगी, तो आप जो है वो आमने सामने मल्टीप्लाई करोगे। इस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट और इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में आमने सामने और डायरेक्ट में जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब सवाल में आपको तीन चीज़ें दी हुई हैं। अच्छा बेटा याद रखना, जो मालूम करनी है ना उसको बीच में रखना हूँ। अब आपको यहाँ पर लेबर कॉस्ट मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है? लेबर कॉस्ट यहाँ पे C से डिनोट है। आपके पास यहाँ तीन चीज़ें हैं, एक नंबर ऑफ वर्कर, एक लेबर कॉस्ट और एक डेज। ठीक है, एक कॉस्ट है, सफर करें एक वर्कर से, कॉस्ट से और डेज है। यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, अगर 100 वर्कर 15 दिन काम करेंगे तो उनको जो है वो 9,000 कॉस्ट मिलेगी। कितने वर्कर? 100 वर्कर 15 दिन काम करेंगे तो उनको जो है वो 9,000 मिलेंगे। अब आगे सवाल कह रहा है कि बताओ अगर वर्कर 300 हो जाएं, अगर वर्कर 300 हो जाएं और वो 20 दिन काम करें। कितने दिन काम करें? 20 दिन काम करें तो उनको जो है वो कितनी कॉस्ट मिलेगी? ठीक है, एक और बार सवाल को समझे। सवाल कह रहा है बेटा अगर यहाँ पर 100 वर्कर काम कर रहे हैं 15 दिन में तो उनको 9,000 रुपये मिल रहे हैं, तो आप बताओ कि अगर 300 वर्कर 20 दिन काम करेंगे तो उनको जो है वो कितने मिलेंगे? ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब आपको यहाँ पर देखना है कि कौन बढ़ रहा है और कौन कम हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सवाल को। फिलहाल पहले आपने इसको छुपाना है, इन दोनों को देखना है। इसको आपने फिलहाल नहीं देखना, आपने जो है पहले इन दोनों को देखना है। तो यहाँ पर 100 वर्कर 9,000 कमा रहे थे तो 300 वर्कर ज़्यादा कमाएंगे कम कमाएंगे? बेटा इसको आपने खाली सपोज करना है। क्या करना है? सपोज करना है। कैसे सपोज करना है? इसको छुपा दिया पहले, इन दोनों को देखा आपने। जब 100 वर्कर 9,000 रुपये कॉस्ट कमा रहे थे तो बताओ 300 वर्कर ज़्यादा कमाएंगे या कम कमाएंगे? ज़्यादा कमाएंगे ना, यानी वर्कर्स भी बढ़ गए। 100 थे 300 हो गए तो उनकी कमाई भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इधर इसको छुपा दिया, इन दोनों को देखा। 15 दिन में 9,000 कमा रहे थे तो 20 दिन में ज़्यादा कमाएंगे कम कमाएंगे? जाहिर सी बात है ज़्यादा दिन काम करेंगे तो ज़्यादा कमाएंगे, तो जो है वो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और इनके दिन भी बढ़ गए, 15 से 20 हो गए। तो अब दोनों चीज़ें बढ़ रही है ना, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? क्रॉस में। यहाँ पर भी दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं तो यहाँ पर भी कैसे मल्टीप्लाई होगा? क्रॉस में। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 300 मल्टीप्लाई बाय 9,000 मल्टीप्लाई बाय 20। 300 मल्टीप्लाई बाय 9,000 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल्स टू 100x और 15। 100 मल्टीप्लाई बाय x और मल्टीप्लाई बाय
15 मल्टीप्लाई किया जब आपने 300 मल्टीप्लाई बाय 9000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो आपके पास आंसर आया 5 करोड़ 40 लाख। इजिकल्स टू जब आपने 100 और 115 को मल्टीप्लाई किया तो 1500 आया, और यहाँ पर x का x एज इट इज आ गया। अब आपको x मालूम करना है, 1500 जहाँ मल्टीप्लाई है वहां जाके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 5 करोड़ 40 लाख डिवाइडेड बाय 1500 इजिकल्स टू x। जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आया 36,000। क्या आंसर आया, 36,000। यानी अगर 300 वर्कर 20 दिन काम करेंगे तो वो कितने कमाएंगे, 36,000 कमाएंगे। कितने कमाएंगे बेटा, 36,000। उम्मीद है सवाल आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। याद रखना बेटा, जब भी दोनों चीजें बढ़ रही हो या दोनों चीजें कम हो रही हो तो डायरेक्ट यानी क्रॉस पे मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी एक चीज बढ़ रही हो दूसरी कम हो रही हो तो इनडायरेक्ट यानी आमने सामने मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल टैक्स ऑन द परचेज ऑफ अ न्यू कार रेजेस डायरेक्टली एज द प्राइस ऑफ अ कार। If a new car is purchased in rupees 20 lakh, then sale tax is 40,000. How much sale tax is charged if a new car is priced at rupees 28 lakh? अब जरा ध्यान से समझेंगे इस सवाल को। इसमें दो चीजों की बात हो रही है, एक प्राइस ऑफ कार की और एक सेल टैक्स की। एक प्राइस की बात हो रही है और एक सेल टैक्स की बात हो रही है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर सवाल नहीं आपको बता दिया है, द सेल टैक्स ऑन द परचेज ऑफ अ न्यू कार वेरीज डायरेक्टली इज द प्राइस ऑफ अ न्यू कार। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्टली खुद ही बता दिया तो हम देख लेते हैं यहाँ पर डायरेक्टली मेथड अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर सवाल में आपको जो है वो कार की प्राइस दी हुई है 20 लाख। ठीक है बेटा, अब आगे कह रहा है कि जब 20 लाख की कार थी तो उसके ऊपर सेल टैक्स लगा था 40,000। क्या लगा था बेटा, 40,000। अब बोल रहा है अगर कार की प्राइस 28 लाख है तो बताओ उसमें सेल टैक्स कितना लगेगा। यानी अब कार की प्राइस बढ़ गई है, पहले 20 लाख थी तो 28 लाख हो गई, तो जब कार की प्राइस बढ़ गई तो उसका टैक्स सेल टैक्स में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन सा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो जिसमें दोनों चीजें बढ़ रही हो, और इनवर्सली या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसको बोलते हैं जिसमें एक चीज बढ़ रही हो और दूसरी चीज कम हो रही हो। ठीक है, अब यहाँ दोनों चीजें बढ़ रही है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस में। यानी 28 लाख जो है वो 20 लाख जो है वो मल्टीप्लाई होगा x से, और 40,000 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 28 लाख से। मल्टीप्लाई किया जब आपने 40,000 को मल्टीप्लाई किया 28 लाख से, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 28 लाख, तो आपके पास जी आंसर आया। यहां पर जो है वो 20 लाख और x एज इट इज आ गया। अब x मालूम करना है, 20 लाख यहाँ मल्टीप्लाई है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड किया जब 20 लाख से, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 20 लाख, तो आपके पास आंसर आया 56,000। क्या आंसर आया बेटा, 56,000। यानी जब 28 लाख की जो है वो कार होगी तो उसमें सेल टैक्स कितना होगा, 56,000। उम्मीद है इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 18.7 के तमाम पार्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।